कर्नाटक के छोटे से शहर शिगोमा में जन्मे सुहास एलवाई ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा। उन्होंने न केवल यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की, बल्कि टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीत व पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय आईएएस बन गए। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी और विश्व के तीसरे बेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर सुहास एलवाई की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, तो वहीं उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के बाद सबकी तरह सुहास ने भी बैंगलोर की एक कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनके भीतर एक कमी खल रही थी, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा लिखने का ठाना। नौकरी छोड़ने के बाद सुहास ने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी क्लियर किया और साल 2007 में वह यूपी कैडर के आईएएस बन गए। आमतौर पर लोग इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सुहास यहाँ भी नहीं रुके। शौकिया बैडमिंटन खेलने वाले सुहास ने साल 2016 की पैरा एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने न केवल भाग लिया बल्कि स्वर्ण पदक के साथ टूर्नामेंट को समाप्त भी किया। इसके बाद वो एक के बाद एक खिताब अपने नाम करते गए। साल 2018 में उन्होंने जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया। 5 साल में लगभग 2 दर्जन मेडल अपने नाम करने वाले डीएम सुहास ने टोक्यो पैरालंपिक खेल में एक नया इतिहास रचा। वो पहले भारतीय आईएएस अफसर बने जिन्होंने पैरालंपिक खेल में मेडल जीता। सुहास लाखों भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, जो जीवन में अपने सपनों के बीच किसी कठिनाई को नहीं आने देते हैं। बचपन में मुझे याद है कि हम टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, तो हमें लगता था कि उनको टीवी वाले क्यों दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया लाइफ में। तो अभी जब आप जैसे लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार ये तो सपना सा ही लगता है। किसी ने सही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, अभी इस वक्त हम सूरजपुर डीएम ऑफिस में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया, बल्कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीत इस देश का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहास एलवाई जी की, जो आज हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम जानेंगे बतौर डीएम उन्होंने ये सफ़र किस तरह तय किया। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो प्यार उन्होंने दिया है, आशीर्वाद दिया है जब हम टोक्यो में खेल रहे थे, उसके बाद यहाँ लौटे हैं, एयरपोर्ट में जब आए हैं, तो आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तो सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। कर्नाटका से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके यूपीएससी तक का जो सफ़र रहा है आपका, उसके बारे में बताइए। शुरुआत में कर्नाटका में मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम पहले गांव से शिक्षा शुरू किए थे। उसके बाद जगह जगह जहां उनकी ट्रांसफ़र होती थी तो वहां हम लोग पढ़ाई के लिए नए स्कूल में जाते थे। और बचपन में बहुत ज़्यादा कुछ सोचे नहीं थे कि आगे क्या बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है कि क्या जो हम सोचते हैं वो सही में होता है नहीं होता है। तो बाद में लगा कि हमें इंजीनियरिंग करना है, तो कर्नाटका में एनआईटी सूरतकल कॉलेज है, वहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए। और उसके बाद जब इंजीनियरिंग करते थे तब भी मन में था कि एमबीए करना है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फॉरेन जाके सेटल होना है, बहुत सारी चीज़ें थी। और बाद में कंपनी ज्वाइन किए, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी। बाद में लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खालीपन महसूस हो रही थी। तब सिविल सर्विस लिखने का एक निर्णय लिया। 2005 में मेरे घर में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो उसके बाद तो ये मन ही बना लिया कि नहीं, किसी भी तरह सिविल सर्विस को ही हमें करना है। और सिविल सर्वेंट होने का एक अवसर मिला, कई उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में काम करने का मौका मिला। और साथ ही में मेरा बैडमिंटन हमेशा एक पैशन रहा है। और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को कोई चीज़ बहुत प्यार है तो आप उसको बिल्कुल बहुत दिल के साथ करते हैं। तो मैं भी बैडमिंटन हमेशा खेलता रहा हूँ। और 2015-16 में इसको प्रोफेशनली जब शुरू किया, एशियन चैम्पियनशिप बीजिंग में पहले अनसीडेड प्लेयर होने के बावजूद भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। और वहाँ के बाद सफ़र ज़िंदगी के इस मुकाम तक ले आई है। तो हमें लगता है कि ये एक कभी कभी सपना सा लगता है अभी भी। जैसे बचपन में मुझे याद है कि हम टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, तो हमें लगता था कि उनको टीवी वाले क्यों दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया लाइफ में। तो अभी जब आप जैसे लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार ये तो सपना सा ही लगता है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा
अपने पैर को ज़मीन पे रखनी चाहिए और कोशिश आप जितना हम कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए करते रहना चाहिए, तो ज़िंदगी हमेशा वो सही रास्ते में ले जाएगी, ये हमने देखा है। सर, डीएम और बैडमिंटन इन दोनों ही बहुत ही अलग-अलग फ़ील्ड है, इन दोनों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? बिल्कुल सही कहा कि अलग-अलग फ़ील्ड है, बट एक कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों के प्रति हम बहुत प्यार का भाव रखते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और प्यार का भाव रखते हैं, तो वो जब आप करते हैं ना, जैसे काम भी करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अगर खेलते भी हैं तो अच्छा लगता है। तो आप मल्टीटास्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर उन टास्क्स के बारे में आप पैशनेट हैं, आपके अंदर जुनून है उसको करने के लिए, तो आप 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। समाज में गलतफ़हमी है कि आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम जब बेंगलुरु में प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, साथ में यूपीएससी की तैयारी शाम को ही करते थे। हम फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी किए नहीं है। तो ये समाज में बहुत गलतफ़हमी होती है, क्योंकि जनरली लोग करते नहीं हैं, तो इसलिए समाज में धारणा बन जाती है, तो यही नियम है। तो ये ऐसे नहीं है कि आप अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आप देखिएगा, ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ पाना हो, उसकी रास्ता हमेशा कठिन ही होता है। अदरवाइज़ जो और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जहाँ जिस रास्ते में गए हैं, उस रास्ते में जाना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि पहले से एक तरह से आपको आइडिया रहता है। तो इसलिए जब अच्छी चीज़ पानी हो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो परिश्रम करना पड़ता है। सर, टोक्यो ओलंपिक का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए, मतलब ऐसा कोई मैच जो आपको लगा हो कि बहुत कठिन है आपके हिसाब से? टोक्यो जब हम पहुँचे, तो आप जानते हैं कि ओलंपिक पैरालंपिक में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और मेन होता है कि माइंड को आप कैसे फोकस्ड रखते हैं। और पहले तो हम लोग जब वहाँ लैंड किए, तो ये रहता है कि प्रतिदिन हम लोगों की कोविड टेस्ट होती थी, तो वो एक बहुत एक तरह से ये था, माइंड में कंसर्न था कि उसके वो सब ठीक रहनी चाहिए। और उसके बाद जैसे-जैसे राउंड मैच ख़त्म हुई, सेमीफ़ाइनल मेडल मैच हुई, और मैं उसी मैच सेमीफ़ाइनल में इंडोनेशिया की खिलाड़ी मेरे सामने था, और उसी खिलाड़ी के विरुद्ध मैं 2018 में एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल हारा था। इसलिए एक मेडल मेरा चूक गया था 2018 में, तो वही खिलाड़ी यहाँ मिला, तो मेरे मन में भी बहुत सारे भाव आया, और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि उस खिलाड़ी के खिलाफ मैं अभी बदला लूँ। और जैसे कहते हैं कि आप किसी चीज़ को बहुत सालों से वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि 2018 का बदला, क्योंकि वो भी मेजर टूर्नामेंट था, ये तो उसकी टूर्नामेंट में इसका सबका बाप होता है, ओलंपिक पैरालंपिक। तो इसमें जब मैं मैदान में उतरा, तो मैं तरह से कहते हैं ना, दिल खोल के खेला, कि अपना नेचुरल गेम खेला, बहुत फास्ट खेला सेमीफाइनल में। तो उसके बाद मेडल कंफर्म हुई, फाइनल पहुँचे, तो फाइनल में 4 ही पॉइंट से गोल्ड चूक गया। बट जो नॉकआउट मैचेस होती है ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में, वो बहुत टेंशन रहता है, उसमें प्रेशर रहता है। बट उस वक़्त कैसे हम अपने माइंड को कंपोज़र रखते हुए कैसे हम नेचुरली परफ़ॉर्म करेंगे, वो हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सर, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आपने कहा कि कभी भी आपके परिवारजनों ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आप बाकियों से अलग हैं शारीरिक तौर पे, लेकिन समाज ने बहुत बार आपको ऐसा महसूस करवाया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, सिर्फ मुझे नहीं, हमेशा हर एक इंसान के परिवार तो हमेशा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ही रहती है, और समाज में भी। जैसे मैं कहता हूँ कि जब मैं बचपन में जिस समाज ने पत्थर फेंकी थी, तो उसी समाज ने 10 गुना ज़्यादा माला पहनाई है आज की तारीख में। तो इसलिए मुझे कभी समाज के प्रति मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि फाइनली समाज में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, और कुछ लोग दूसरे टाइप के भी होते हैं। तो ज़िंदगी में प्रशंसा और आलोचना रहती ही रहती है। तो हमेशा मुझे लगता है कि हम जब, होता क्या है कि बचपन में हम लोगों की किसी इंसान की कमज़ोरी को कोई समाज की कोई व्यक्ति बताता है, उस वक़्त हमें जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहता है। हम बोले तो क्या बोले? तो इसलिए उस वक़्त जो सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण वही होता है। उस वक़्त इतनी मैच्योरिटी भी नहीं रहती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली, पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए बचपन में मुझे लगता है कि हर इंसान के साथ कहीं न कहीं जो हम लोग सेंसिटिव रहते हैं, तो जो कोई दूसरे आदमी कोई कमेंट करता है, कुछ बोलता है, तो हमें दिल छू लेती है। बट ज़िंदगी सबको अवसर देता है।
तो जब और हमेशा आप शब्दों से, बातों से, वाणी से दूसरे को अगर जवाब देंगे तो उसकी वजूद नहीं रहती है। तो समय आने पर जब आप दुनिया को करके दिखाएँगे तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खुद जैसे कहते हैं ना कि कर्म जो है सारी चीज़ खुद ही बोल देती है। तो मुझे लगता है कि जो सबक मैंने सीखी है, मैं युवाओं को कहूँगा कि प्रशंसा और आलोचना ज़िंदगी की एक एक आप मानिए कि एक ही सिक्के की दो पहलू है, दो साइड्स है। तो आप उसको साथ में ले जाते रहिए, प्रशंसा आलोचना दोनों मिलती रहेगी और कभी ना कभी जब आप शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, जैसे कहते हैं कायनात पूरे आपको जो चाहते हैं तो सपनों को लाके देती है, वो देगी और उस दिन दुनिया कहेगी हाँ तुमने कुछ किया है। सर जैसे हम देखते हैं खास करके इंडियन पेरेंट्स उनका ऐसा मानना है कि पढ़ाई लिखाई से ही करियर है, खेलोगे कूदोगे तो पढ़ाई लिखाई में ही बेहतर होगे तो ही आगे जीवन में कुछ कर सकते हो, इसीलिए मुहावरा भी हिंदी में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार। तो ऐसे इंडियन पेरेंट्स और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुहावरा आज से बदल दीजिएगा, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे लाजवाब। सो नवाब भी बनाइए, लाजवाब भी बनाइए अपने बच्चों को। ये गलतफहमी है कि दोनों साथ में नहीं कर सकते। हमें याद है कि जब हम बचपन में हमारे घर में शाम को 5 बजा तो कहते थे कि जाओ 1-2 घंटे खेल के आओ और 7 बजे वापस आके हमें किताब खोल के पढ़ना था। तो खेल को ज़िंदगी का एक अपना हिस्सा बनानी चाहिए। बाद में ये तय करें कि प्रोफ़ेशनली कुछ लोगों को खेलना है, ज़्यादातर लोग प्रोफ़ेशनली नहीं खेलना चाहते हैं। बट खेल से मानसिक संतुलन, फ़िज़िकल फ़िटनेस बनी रहती है और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे आजकल के जो ज़माने हैं, तो ये इनको ये बना देना चाहिए कि पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, अगर वीडियो गेम खेलोगे होंगे ख़राब हो सकता है भले, बट फ़िज़िकल गेम्स अगर खेलेंगे तो लाजवाब ही होंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस ज़रूर रहेगी जो ज़िंदगी के लिए भी मददगार होगी और धीरे-धीरे ये धारणा आप देखेंगे समाज में बदलते हुए नज़र आएँगे। जी सर, मेरा अगला सवाल इससे है कि अभी जैसे आप खेल कर आए हैं, आप एक डीएम भी हैं, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको टाइम भी नहीं मिल पाता होगा। अब जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं ना तो वो हेक्टिक और टायर्ड लगता नहीं है। जैसे मैं अपनी नौकरी को भी, मैं प्रशासनिक सेवा को भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब हम यूपीएससी परीक्षा, आईएएस परीक्षा लिखते थे तो हम ये तो नहीं सोचते थे कि आईएएस बनने के बाद हमें इतने घंटे काम करना पड़ेगा। हम तो भगवान को कहते थे कि यार किसी तरह पहले तो प्रीलिम्स निकलवा दो, किसी तरह मेंस निकलवा दो, इंटरव्यू निकलवा दो। अगर मैं आज की तारीख में कहूँ कि यार काम भगवान मेरा काम ज़्यादा हो गया, भगवान भी कहेंगे तुम तो कहते थे किसी तरह निकलवा दो, मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं सही में अगर प्यार करता हूँ, सही में अगर उसको चाहता हूँ तो कभी उसको स्ट्रेसफुल नहीं होता है। और दूसरा जो बैडमिंटन है वो मेरे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मतलब बैडमिंटन खेलने से मुझे कभी स्ट्रेस महसूस नहीं होती है। तो वो जैसे आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो ये एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए कि मेडिटेशन ही है। क्यों? क्योंकि आप सारे भूत और भविष्य दोनों भूलकर आप जब एक-एक पॉइंट को खेलते हैं, वो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जितने भी खेलते हैं, तो वो एक आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती है। तो इसलिए आप जब कोई चीज़ प्यार से करते हैं, पसंद से करते हैं, तो वो कभी स्ट्रेसफुल नहीं लगता है। सर, आप ऑफ़िस के बाद बैडमिंटन प्रैक्टिस के रात में अभी तो नहीं, अब तो पूरी तरह से एक तरह से प्रशासन को ही टाइम दे रहे हैं। बट जब कोई मेजर टूर्नामेंट रहता है या मेरी जो ये रहती है दिनचर्या रहती है, तो वो जनरली जो काम इतनी सेंसिटिव जॉब रहता है तो दिन शाम क्या देर रात तक मुझे बैडमिंटन खेलने का मौका नहीं मिलता है। जनरली मेरा रात में 10 बजे के बाद सेशन होता है, तो 10 से 12 जो जनरली जो सेशन होता है, तो मैं रैकेट गाड़ी में रखा रहता हूँ। जब काम ख़त्म हुआ तो स्टेडियम में दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो जैसे कई लोग घर जाके आराम करते हैं, 1-2 घंटे फ़िल्म देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो मुझे बैडमिंटन वो खुशी देती है जो अन्य लोगों को और कामों में आती है। सर, नेक्स्ट किस टूर्नामेंट की तैयारी हो रही अभी तो हम कोई तैयारी नहीं कर रहे, तो अब तो जैसे कहते हैं ना कि इस पल को जीने दो। तो भगवान ने इस पल को दिया है जो जिसके लिए बहुत लोग तपस्या करते हैं, बहुत लोग सपना देखते हैं। तो पैरालंपिक मेडल देश के लिए जीतना मेरे लिए, मैं सपने में भी सोचता नहीं था। भगवान ने दी है तो मैं इस पल को जीना चाहता हूँ। तो और साथ में ये भी सोचते हैं कि अगर अब तक ऊपर वाला सफ़र में इतना सब कुछ दिया है तो आगे भी अगर हमारा आचार विचार अगर सकारात्मक रहेगा तो जो मिलेगा तो ठीक ही होगा। तो इसलिए इस पल को जी रहे।
पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।